गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो हम पढ़ेंगे वो मुग़ल वंश का इतिहास पढ़ेंगे और मुग़ल वंश के इतिहास का यह दूसरा क्लास है। पिछली क्लासों में जो हम लोगों ने पढ़ा था यह मुग़ल वंश कि कितने शासक हुए, यानी मुगल वंश पर राज्य करने वाले शासकों, सम्राटों या बादशाहों का क्रम पढ़ा था कि 1526 से लेकर 1857 तक 17 शासकों ने मुगल गद्दी पे राज किया और उन 17 शासकों का क्रम हम लोगों ने देखा था। आज अब हम लोगों ने इस पे दो हिस्सों में बांट कर देखा था। एक को हम कहते हैं कि ताकतवर मुगल शासक या साम्राज्यवादी मुगल शासक, और दूसरे को कहते हैं कमजोर मुगल शासक या उत्तर मुगल शासक। तो 1526 से लेकर 1707 तक का दौर जो है यह मुगल वंश के इतिहास में विस्तारवादी दौर है, साम्राज्यवादी दौर है, और इसके बाद से जो दौर है यह पतनोन्मुखी दौर है। यह पतन का काल है, धीरे धीरे मुगल सत्ता पतन की तरफ जा रही है। तो पहले क्रम में जो हम पढ़ेंगे तो हम मुगलों के सुदृढ़ दौर को पढ़ेंगे। 1526 से लेकर 1707 तक का इतिहास पढ़ेंगे। इस पे आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को याद हो गया होगा पिछले क्लासों में कि 1526 से लेकर 1707 तक जो है मुगल सत्ता की गद्दी पे लगभग 6 सुल्तानों ने राज्य किया है। और 6 सुल्तान, अभी इन्हें हम सुल्तान नहीं बादशाह कहते हैं, सॉरी। तो 6 बादशाहों ने राज्य किया है। पहला बादशाह जो है आप जानते हैं बाबर है, दूसरा जो है हुमायूं है, तीसरा अकबर है, चौथा जहांगीर है, पांचवा शाहजहां और छठा औरंगजेब है। यानी मुगल वंश का संस्थापक, यदि आपसे सवाल पूछे कि मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने की है तो बाबर है। और मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है तो बहादुर शाह जफर 1857 में, जिनकी मृत्यु रंगून में हो गई, अंग्रेजों ने कैद कर दिया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर का इतिहास पढ़ेंगे। तो बाबर का इतिहास जो है भारत में 1526 से लेकर 1530 तक के बीच में पढ़ा जाता है। अब हम यह जानें कि यह बाबर है कौन। अब देखें कि बाबर का जन्म जो है यह 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अफगानिस्तान के फरगना नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में इसका जन्म हुआ था। कब? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। इसकी माता का नाम कुतलुग निगार है। इसकी माता जो हैं यह मंगोलों की वंशज हैं, यानी चंगेज खा का आप लोगों ने नाम सुना था, तो चंगेज खा की ही वंश की इसकी माता हैं, जिनका नाम कुतलुग निगार है। और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। मिर्जा उपाधि है और उमर शेख इनका नाम है। तो उमर शेख मिर्जा इसके पिता हैं और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। इसके जन्म के लगभग 11-12 वर्ष की अवस्था हो रही होगी इसकी, यानी 1494 की स्थिति है। इसके पिता का देहांत हो जाता है और इसके पिता के मृत्यु के बाद यह लगभग छोटा सा बालक, काफ़ी कुशाग्र बुद्धि का है, काफ़ी तेज और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। यह फरगना की गद्दी पर बैठता है। फरगना की गद्दी पर बैठते ही यह सेंट्रल एशिया का एक प्लेस है जो राजनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, समरकंद को जीतता है। और समरकंद को यह जीतकर ज़्यादा दिनों तक उस पर राज्य नहीं कर पाता। कुछ ही समय बाद समरकंद इसके हाथ से निकल जाता है। इसके चाचा और औनसाने रिश्तेदार इससे समरकंद छीन लेती हैं। पुनः यह समरकंद, इसकी इच्छा है समरकंद को जीत लेने के लिए, और समरकंद को जीतने का प्रयास यह लगातार करता है। 1497 ईस्वी में यह पुनः समरकंद पर आक्रमण करता है और समरकंद को जीतता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक यह समरकंद को जीत नहीं पाता। समरकंद तो इसके हाथ से निकल ही जाता है, साथ साथ इसके हाथ से फरगना भी निकल जाता है। अब बाबर अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में लिखता है कि यह स्थिति हमारे
जीवन में ऐसी आई कि न हमारे पास समरकंद है और न फरगना है। मैं जंगलों और पहाड़ों की कंदराओं में भटक रहा था। लेकिन बाबर बहुत साहसी व्यक्ति है, यह हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है, लगातार प्रयास करता है और अंत में इसे सफलता मिलती है। भारत में तो प्रयास जो है कभी असफल नहीं होता। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप लगातार प्रयास करें, इतिहास जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बाबर की यह कहानी सुने, इतिहास सुने और देखें कि बाबर कैसे विश्व जो है एक बादशाह सम्राट बनता है। अब यह जंगलों में भटकता है, पुनः यह प्रयास करता है और 1501 ईस्वी में पुनः समरकंद को जीत लेता है। समरकंद जीतता, लेकिन फिर भी समरकंद पर यह ज़्यादा दिनों तक राज्य नहीं कर पाता। समरकंद इसके हाथ से निकल जाता है और परगना बस इसके हाथ में बच जाता है। इसके बाद 1504 ईस्वी में अब यह क्या करता है कि काबुल को, अब यह अभी तक समरकंद जो है यह परगना से किस हिस्से में है? पश्चिम हिस्से में है। तो पश्चिम की तरफ युद्ध कर रहा है, सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहा है। अब यह ये नहीं करता, यह अब पूरब की तरफ, अपने राज्य के पूरब की तरफ ध्यान देता है। काबुल को जीत लेता है 1504 ईस्वी में। जब काबुल को जीत लेता तो कुछ दिनों तक काबुल राज्य इसके अधीन रहता है। काबुल के विजय के बाद पूर्ण रूप से जब अस्थायी विजय हो जाती है काबुल पर, तो 1507 ईस्वी में यह अपने परिवार की उपाधि है जिसे मिर्जा, इसके पहले इसके परिवार के सभी शासक मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। अब यह मिर्जा की उपाधि छोड़ता है और 1507 ईस्वी में बाबर बादशाह की उपाधि धारण करता है। बाबर का मूल नाम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है 1507 ईस्वी में काबुल विजय के बाद बादशाह की उपाधि धारण करता है। अब इसके बाद पुनः एक बार 1511 ईस्वी में यह प्रयास करता है समरकंद को जीतने का, लेकिन यह भी प्रयास इसका असफल होता है। और अब यह मन में यह सोचने लगता है कि ज़्यादातर अब हम पूरब की तरफ यानी भारत की तरफ ध्यान दें तो हो सकता है कि हमें इधर सफलता मिले। अब वह 1519 ईस्वी में लगभग भारत पर वह 5 आक्रमण करता है। पहला आक्रमण वह 1519 ईस्वी में करता है और 1519 ईस्वी में यह भेरा और बाजौर वाले क्षेत्र को जीत लेता है। इसके बाद यह पुनः काबुल और फरगना चला जाता है। 1519 में ही एक बार पुनः इसका आक्रमण होता है और यह 1519 ईस्वी में ये पेशावर को जीत लेता है। इसके बाद पुनः भारत पर आक्रमण करता और 1520 ईस्वी में यह सियालकोट, पाकिस्तान के सियालकोट वाले हिस्से को जीत लेता है। तो भारत के यह 3 आक्रमण हो गए जिसमें यह सियालकोट को जीत लिया। चौथा आक्रमण भारत पर वह करता है 1524 ईस्वी में और लगभग पंजाब के हाफ क्षेत्र को जीत लेता है, लाहौर प्रदेश को जीत लेता है। इसके बाद पुनः यह जो है काबुल और फरगना चला जाता है। अब उसकी इच्छा है भारत विजय की, लेकिन भारत में जो हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास पिछली क्लासों में हम लोगों ने खत्म किया है और पूरा दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें देखा था कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने राज्य किया था और अंतिम जो वंश था वो लोधी वंश था। और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हमने पढ़ाया था और ये भी बताया था कि 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर द्वारा इब्राहिम युद्ध भूमि में मारा जाएगा। दिल्ली सल्तनत का यह पहला और अंतिम सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया है। इसके पहले कोई भी सुल्तान दिल्ली सल्तनत का किसी इन 5 वंशों में से किसी भी वंश का सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था। तो अब ये 1526 ईस्वी में अब ये भारत की स्थिति देखिए, मूल सत्ता जो है दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के हाथ में है और लोधी वंश लगभग भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर राज्य कर रहा है। राजपूताना वाला क्षेत्र में राणा संगा राज्य कर रहे हैं और इब्राहिम लोधी का ही एक गवर्नर पंजाब और लाहौर वाले क्षेत्र में है जिसका नाम दौलत खां लोधी है। यह इसका रिलेटिव भी है और यह इससे काफ़ी नाराज है।
इब्राहिम लोदी से, चाहता है कि इब्राहिम के हाथ से कैसे दिल्ली की सत्ता निकल जाए, और इस प्रयास में वह लगातार लगा हुआ है। और इसके लिए वह एक निमंत्रण भेजता है किसके पास, तो बाबर के पास, कि आओ हम तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे और इब्राहिम को परास्त कर दो। इसी बीच राणा संगा का भी यह निमंत्रण जाता है कि बाबर भारत आओ और इब्राहिम को परास्त करो। भारत को विजित करना चाहता ही है बाबर, और इसी बीच उसे जो है इन दोनों का निमंत्रण, ठीक है, उसकी महत्वाकांक्षा में चार चांद लगा देता है, उसकी महत्वाकांक्षा को जो है शिखर पे चढ़ा देता है। वह पुनः भारत पर आक्रमण करता है, और कहा जाता है कि इब्राहिम जब उसकी सेना पानीपत, हरियाणा से, दिल्ली से कुछ ही दूर पर हरियाणा में पानीपत का मैदान है, पानीपत के मैदान में जब उसकी सेना पहुंचती है, तब तक इब्राहिम को खबर यह लगती है कि बाबर भारत पर आक्रमण कर दिया है और उसकी सेना दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। आनंद फानन में यह अपनी सेना को तैयार करता है और पानीपत के मैदान में बाबर को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन बाबर एक कुशल सेनानायक है। मंगोलों और तुर्कों से वह जो है युद्ध कला सीखा हुआ है। इस युद्ध में वह बारूद और जो है तोपों का इस्तेमाल करता है, और युद्ध की तुगलमा पद्धति के माध्यम से वह यह युद्ध लड़ रहा है। तुगलमा पद्धति में होता यह है कि सेना को दो हिस्सों ऐसे इस स्थिति में सजा देते हैं, और धीरे धीरे सेना दूसरे सेना को चारों तरफ से घेरने लगती है, और उस शत्रु की सेना को अपने सेंटर में बीच में ले लेती है, और चारों तरफ से वार होने शुरू हो जाते हैं। तो अपनी तोपों को उस जो है तुगलमा पद्धति से सजाता है, और उसके बाद से इसके दो प्रसिद्ध तोपची हैं, एक का नाम है उस्ताद अली और दूसरे का नाम है उस्ताद मुस्तफ़ा। ये दोनों काफ़ी जो है योद्धा हैं और तोप चलाने में काफ़ी कुशल और सुयोग्य व्यक्ति हैं। इन दोनों के प्रयासों से जो है युद्ध बाबर जीत जाता है, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। भारत पर दिल्ली सल्तनत की सत्ता 1526 ईस्वी में खत्म हो जाती है, और भारत पर एक नए वंश की शुरुआत होती है इतिहास में, जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं, और मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। बाबर 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, और भारत का यह प्रथम बादशाह है। गद्दी पर बैठने के बाद यह दूसरा युद्ध भारत में करता है 1527 ईस्वी में। 1526 में एक और डाटा याद रखेंगे कि 1526 ईस्वी में जब यह युद्ध जीत जाता है पानीपत का, तो अपने सैनिकों में काफ़ी धनों का वितरण करता है। इस धन वितरण के फलस्वरूप इसे एक उपाधि प्राप्त होती है कलंदर की। कलंदर का मतलब होता है दान देने वाला, उपहार देने वाला, काफ़ी उदार दिल का व्यक्ति। इसके बाद से अब देखेंगे 1527 ईस्वी में यह खानवा का युद्ध लड़ेगा, 28 ईस्वी में यह चंदेरी का युद्ध लड़ेगा, और 29 ईस्वी में यह जो है कौन सा युद्ध लड़ेगा, तो घाघरा का युद्ध लड़ेगा। तो बाबर भारत में चार मुख्य रूप से युद्ध लड़ता है: पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत का युद्ध 1526, चंदेरी का 1527, पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच होता है। राणा संगा प्रारंभिक दौर में विजित जो है हो रहा है, इसकी बाबर की सेना पस्त होने लगती है। बाबर इसमें अपने सैनिकों को के अंदर ओझ भरता है, और यहीं से बाबर शराब पीना, अफीम ग्रहण करना छोड़ देता है, और अपने आप को धार्मिक योद्धा कहता है, गाजी की उपाधि धारण करता है, और इस युद्ध को जिहाद कहता है कि यह गैर धर्म मुस्लिम धर्म वाले से युद्ध है। इस युद्ध में अल्लाह भी जो है, इस युद्ध विजय होने के बाद अल्लाह हम लोगों पे प्रसन्न होगा, और इस युद्ध को वह जिहाद का नारा देकर जीतता है, और पहली बार गाजी की उपाधि भी धारण करता है। तो याद रखेंगे खानवा का युद्ध किसके साथ, 27 में, और किसके साथ, तो राणा संगा के साथ। जिहाद का नारा कहाँ देता है पहली बार, तो खानवा का युद्ध में। और जो है गाजी की उपाधि कहाँ धारण करता, खानवा का युद्ध में। 28 में युद्ध यह चंदेरी का युद्ध लड़ता है। यह बाबर और मेदनी शाह के बीच यह युद्ध होता है। इसमें बाबर विजित होता है, और इसमें भी बाबर जो है गाजी की उपाधि धारण करता है। बाबर का अंतिम युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है अफगानों और बाबर के बीच में होता है। बिहार में यह युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है
बाबर अफगानों को पूरी तरह से परास्त कर देता है और इस युद्ध में भी बाबर की विजय होती है और इस युद्ध में भी बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। अब देखेंगे कि बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इसके बाद से कहा जाता है कि 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके 4 पुत्र और 1 पुत्री हैं। 4 पुत्र हैं हुमायूं, कमरान, हिंदाल और अस्करी। इसके 4 पुत्र हैं। चारों पुत्रों में यह अपने पुत्र हुमायूं से कहता है कि चारों पुत्रों में बराबर बराबर साम्राज्य का वितरण कर देना। हुमायूं काफ़ी ईमानदार व्यक्ति है, चारों में बराबर बराबर हिस्सों में साम्राज्य का वितरण कर देता है। इसकी एक पुत्री है जिसका नाम गुलबदन बेगम है और इन्होंने जो है एक इतिहास की पुस्तक लिखी है जो है जिसे कहते हैं गुलबदन की। यह पुस्तक काफ़ी इतिहास में जो है प्रसिद्ध है। तो अब देखेंगे कि बाबर भी विद्वान व्यक्ति है। इसने एक पुस्तक लिखी है तुजुक ए बाबरी। इसमें यह उसकी आत्मकथा है और यह तुर्की भाषा में और मुंबईया पद्धति में लिखा गया है। लेखन कला की पद्धति है मुंबईया और यह जो है किस भाषा में लिखी गई है तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। और इसमें जो है बाबर ने अपने जीवन की पूरी कहानी का वर्णन किया है, कैसे हमने भारत को जीता, कैसे समरकंद हमारे हाथों से निकल गया, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करता है। इन सारी चीज़ों का वर्णन बाबर इस बाबरनामा में करता है जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से हम जानते हैं। दैट्स ऑल। बाबर का इतिहास हम लोगों ने आज पढ़ा। अगली क्लासों में जो हम पढ़ेंगे यह जो पढ़ेंगे हुमायूं का इतिहास पढ़ेंगे। और आप लोग बिल्कुल मुग़ल बादशाहों का क्रम याद रखें। जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं। मध्यकालीन भारत का एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा वो कमेंट करके मुझसे पूछें, उनके कमेंट का मैं जवाब दे दूंगा कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो है काफ़ी अंधेरा भी हो गया है, लाइट भी काफ़ी कम है, जिससे वीडियो थोड़ा सा अंधकारमय बनना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर जिन्हें जो बातें समझ में नहीं आए वो फिर से दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।